क्लास 10 के हिस्ट्री के पहले चैप्टर का टॉपिक विजुअलाइजिंग द नेशन को स्टडी करेंगे। विजुअलाइजिंग ऑफ द नेशन मतलब क्या कि राष्ट्र को किस तरीके से स्वरूप, एक नया स्वरूप दिया गया। नारी शक्ति के बारे में हम लोग जानते हैं, क्लास 9 में भी रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस, जो फ्रांस के जो रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़े थे, उसमें नारी शक्ति जो है किस तरीके से सहयोग करती है उसके बारे में हम लोग जाने थे। उसी नारी शक्ति के हिसाब से इसका हम लोग विजुअलाइजिंग को बुक से स्टडी कर सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि एक इंसान का फिगर, चेहरा, या एक जानवर का चेहरा, या एक प्राकृतिक क्षेत्र का नेचुरल इवेंट्स जो होते हैं, नेचुरल प्लेस जो होते हैं, उसका फिगर हम लोग आसानी से बना सकते हैं। छोटे से फिगर को आसानी से बना सकते हैं, लेकिन एक बड़ा सा जो राष्ट्र होता है, उस राष्ट्र का एक अस्थाई स्वरूप, एक अस्थाई उसका विजुअल, उसका चित्र बनाना बहुत ही मुश्किल है। इसे बनाने में फ्रांस के जो आर्टिशियन थे उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, और इसका जो रूप है वो कहाँ से आया, अभी जो हमने बताया कि नारी शक्ति, ये नारी के जो चेहरे हैं उनसे लिया गया। वह क्या करता था उस वक्त फ्रांस में जितने भी राष्ट्र हुआ करते थे, यूरोपियन कंटिनेंट में जितने भी नेशन थे, सारे का विजुअल जो था, सारे नेशन का वो एक चित्र था, और उस चित्र में एक लेडीज का, औरत का छाया बना हुआ होता था, और जिसको एक नया रूप दिया गया। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं एलिग्री। क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स? एलिग्री when an abstract idea, for instance great freed liberty, idea for instance great freed liberty, आजादी, छूट और मान्यता, इन सभी चीजों की जो आइडिया लोगों में मिलने लगी, उसे ही एक एलिग्री कहा गया। और ये कहाँ से मिलता है? जब एक नेशन, राष्ट्र का एक अपना चिन्ह होता है, और उस चिन्ह के आधार पर सारे लोग उस पर वर्क करते हैं, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसे चिन्ह होते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया का आप फिगर देखते होंगे, बुक के पहले पेज पर, बुक के कवर पेज पर देखते होंगे, इंडिया का मैप बना होता है, उस पे किसी जगह भारत माता का चित्र होता है, किसी जगह चक्र होता है, और भी अदर थिंग्स होते हैं उस मैप पर। उसे एक विजुअल दिया गया इंडिया का। उसी तरीके से फ्रांस का एक विजुअल है, इसे हम लोग अब अच्छे से और भी जान सकते हैं। उसका क्या है? मीनिंग ऑफ द सिंबल। हम इसे यहाँ पर स्टूडेंट बता रहे हैं, आप लोग इसे साइड में दिए हुए फिगर को भी देख करके समझ सकते हैं। सबसे पहला क्या, इसका दो भाग में बांटा गया। कौन दो भाग से हम लोग समझते हैं? एक है यहाँ पर वन लिटरल एंड वन सिंबॉलिक, एक लिखा हुआ जिसको हम लोग पढ़ करके समझ सकते हैं, और उस लिखे हुए चीज को जब फिगर पे लाया, चित्र पे लाया, तो उसे कहा गया यहाँ पर क्या? सिंबॉलिक। तो सिंबॉलिक वाला चित्र आपके जो साइड में जो फिगर है उसे देख करके आप समझिए। सबसे पहले क्या है? ब्रोकन चेन। आप फिगर में जो देख रहे हैं ब्रोकन चेन, ये एक सिंबल है बीइंग फ्रीड, मतलब आजादी का। दूसरा क्या है? ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल का जो आप फिगर देख रहे हैं, मतलब ये कि इसका मतलब होता है सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ, यानी जर्मन के जो एम्पायर है उसकी ताकत के बारे में बताया जाता है सिंबॉलिक। अगला क्या है?
crown of ox leaves, ox के leaves का जो है इसका क्या सिंबल है? heroism। अगला क्या है? sword, sword इसका सिंबल क्या है? readiness to fight, readiness to fight। ये readiness to fight क्या चीज है? readiness to fight ये है कि अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना। अगला क्या है? olive branch around the sword, इसका क्या सिंबल जाता है? willingness to make peace, शांति को फैलाए रखना, शांति बनाए रखना। अगला सिंबल क्या है? ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्री कलर, तीन कलर जो दिए गए हैं, एक ब्लैक, एक रेड और एक गोल्ड कलर। इन तीनों का मतलब ये है कि 1848 में जो ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट तैयार हुआ था, इसके लिए ये सिंबल दिया जाता है। और इसी तरीके से ये एक नेशन राष्ट्र तैयार हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगला टॉपिक नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म को देखते हैं। नेशनलिज्म क्या है? राष्ट्रवाद, और इंपेरियलिज्म क्या है? हथियाना। जब फ्रांस में राष्ट्रवाद शुरू हुआ, जहां पर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा था, और उस नेशनलिज्म को समाप्त करके नेशनलिज्म के बाद फिर नेशन स्टेट तैयार हुए। फिर नेशन स्टेट तैयार होने के बाद कुछ वक्त तक ये ऐसा सिस्टम चलता रहा, और कुछ वक्त के बाद फिर से वहां पर ऑटोमन एम्पायर, इनके जो नाम सुन रहे हैं, इनके द्वारा यहाँ पर इंपेरियलिज्म का सिस्टम शुरू कर दिया। इंपेरियलिज्म क्या है? कि वे बहुत सारे ऐसे नेशन स्टेट थे यूरोपियन कंटिनेंट के, जिसे वो हथियाना शुरू कर दिया और उसे साफ करके उसे अपने कंट्रोल में लेने लगे। तो इसमें किस तरीके से काम इन्होंने किया, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले इन्होंने इसका जो नेशनलिस्ट टेंशन शुरू होता है, मतलब यहाँ पे ये इंपेरियलिज्म का जो काम शुरू हुआ, इंपेरियलिज्म का ऑटोमन एम्पायर के द्वारा 1871 में बाल्कन एरिया से। बाल्कन एरिया में कौन कौन से कंट्री नेशन स्टेट आते हैं? तो बाल्कन एरिया में जो नेशन स्टेट आते हैं उनका नाम हम लोग जान सकते हैं कौन कौन से है। रोमानिया, बल्गेरिया और अल्बानिया, इसलिए और भी बहुत सारे नेशन स्टेट हैं इस तरीके से। और जब ये सिस्टम धीरे धीरे इंपेरियलिज्म आगे बढ़ते गया, तो इसमें ऑटोमन एम्पायर के द्वारा इसमें आर्मी का फोर्स लेना शुरू कर दिए, और इस आर्मी के द्वारा उन्होंने बहुत सारे नेशन स्टेट को हथियाने का काम शुरू कर दिया। थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि बाल्कन पर जब ऑटोमन एम्पायर का इंपेरियलिस्ट सिस्टम शुरू हो गया था, और उन्होंने बहुत सारे नेशन स्टेट को अपने कब्जे में कर लिया था आर्मी के द्वारा, तो जाकर के एक ये बाल्कन एरिया में इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या? वो एक चारों ओर से एक इंडिपेंडेंट हो गए। उसके बाद फिर जब रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी के द्वारा यहाँ पर इंपेरियलिज्म की जब तेज गति हवा चलने लगी थी, तो ये एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र तैयार हो चुके थे ऑटोमन एम्पायर के अंडर में। तो ये एक इंडिपेंडेंस कंट्री तैयार हो चुका था तब तक में फ्रांस, और उसके बाद यहाँ पर फिर से डेमोक्रेटिक सिस्टम चलना शुरू हो गया था। अब अगला टॉपिक में हम लोग यहाँ पर अभी थोड़े से जो इतने सारे पिछले वीडियो से, फर्स्ट वीडियो से लेकर के अब तक जो हम लोग पढ़े हैं उसका एक थोड़ा सा निचोड़ जानेंगे। इसे देखना ना भूलें और इसे इसकी भी नहीं कीजिएगा, इसे थोड़ा गौर से देखिएगा। स्टूडेंट्स,
अब हम लोग कुछ यहाँ पर जो कैरेक्टर्स इस चैप्टर में हमने भी पढ़ा, उस कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि इस एक्सरसाइज में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो के चैप्टर है उसमें जो कुछ नाम्स आए हैं उनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं क्या है। सबसे पहले क्या है, फ्रेडरिक सॉयल। ये कौन? फ्रेडरिक सॉयल। ये फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिनका सपना था कि पूरी दुनिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो, डेमोक्रेटिक नेशन, और इसका यह सपना था कि सोशल रिपब्लिक आम हो जाए सबके। दूसरा, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे? एक फ्रेंच डिक्टेटर। तीसरा, लुइस फिलिप। लुइस फिलिप्स कौन थे? ये फ्रांस के मोनार्की सिस्टम में जो कॉन्स्टिट्यूएंट लिखा गया था उनके ये राइटर थे, और इन्हें फ्रांस में एक जुलाई रिवॉल्यूशन के लिए इसे इनके अंडर किया गया था। ये जो जुलाई रिवॉल्यूशन है इसी के अंदर 1830 में किया गया। अगले, कैसर विल्हेम फर्स्ट। ये कौन है कैसर विल्हेम फर्स्ट? जर्मन एम्पायर बने। कब बने? आफ्टर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यानी जब जर्मनी का यूनिफिकेशन तक हो गया और वो एक नेशन स्टेट तैयार हो गए थे, तब ये एक एम्पायर बने थे। कब? 1871 में जर्मन एम्पायर बने थे ये। अगला, जोसेफ मेजिनी। जोसेफ मेजिनी कौन है? इन्होंने स्टेबलाइज किया था यंग यूरोप एंड यंग इटली। कब? 1831 में। और जोसेफ मेजिनी को सोल ऑफ इटली के नाम से जाना जाता है, मतलब इटली की आत्मा। अगला कौन है? जोसेफ गरिबाल्डी। जोसेफ गरिबाल्डी कौन है? ये लीडेड आर्म्ड वॉलंटियर, ये सेना के प्रमुख थे और इस जो फ्रांस का जो सेना था उसके प्रमुख थे। और इसे जोसेफ गरिबाल्डी को किस नाम से जाना जाता है? बिस्मार्क ऑफ इटली। इसे बिस्मार्क ऑफ इटली के नाम से जाना जाता है। अगला टॉपिक के लिए हम लोग आगे स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं काउंट कैमिलो दी केवर के बारे में। ये काउंट कैमिलो जो है ये एक मूवमेंट हो रहा था यूनिट इटली, उसके ये लीडर थे, लीड कर रहे थे इस मूवमेंट के। और बाद में इसे काउंट कैमिलो को बाद में आगे चल करके इसे पीएम बना दिया गया, मतलब प्राइम मिनिस्टर, इटली का प्राइम मिनिस्टर इसे बना दिया गया। अगला है विक्टर इमैनुअल सेकेंड। विक्टर इमैनुअल सेकेंड क्या है? ये 1861 में इसे इटली का राजा बनाया गया जब यूनिफिकेशन हो रहा था। अगला है ऑटोमन बिस्मार्क। ऑटोमन बिस्मार्क क्या थे? जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए, जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए इन्होंने फाइट किया था। अब आगे हम लोग देखेंगे कुछ काम जो हुआ है, जैसे यूनिफिकेशन और नेशनलिज्म के जो वर्क हुए हैं यूरोप में, इसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले नेशनलिज्म, एंड फॉर यहाँ पे हम डालें नेशनलिज्म ऑफ ब्रिटेन। नेशनलिज्म ऑफ ब्रिटेन कब से कब तक में पूरा हुआ था? 1688 टू 1801। इतने में नेशनलिज्म ऑफ ब्रिटेन के काम को पूरा किया गया था। और नेशनलिज्म ऑफ फ्रांस ये कब से कब तक हुआ था? नेशनलिज्म इन फ्रांस 1830 टू 48। यूनिफिकेशन ऑफ इटली 1859 टू 61। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1866 टू 71। और लास्ट है नेशनलिज्म इन बाल्कन 1871 टू 1914। इतने वक्त में ये नेशनलिज्म और यूनिफिकेशन का काम पूरा हुआ। अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे आएंगे और थोड़ा सा
अगला टॉपिक पे देखते हैं कि सम इम्पोर्टेंट डेज को हमें यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है। उसमें से सबसे पहले क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, 1789। और सिविल कोड जिसे नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है, ये कब लागू किया गया था, 1804 में। ट्रीटी ऑफ वियना कब साइन किया गया था, 1815 में, जिसमें नेपोलियन की हार हुई थी। ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप एक हुआ था 1830। जलवायु कस्टम यूनियन कब तैयार हुआ था, 1834 को जलवायु कस्टम यूनियन का तैयार हुआ था। डेनिस पर्शियन वॉर कब हुआ था, 1864 को। ये पर्शियन मतलब हम लोग समझते हैं पर्शिया, डेनिस मतलब क्या है यहाँ पर, डेनमार्क। और नेक्स्ट क्या है, ऑस्ट्रो पर्शियन वॉर, ये कब हुआ था, 1866 को। ऑस्ट्रो मतलब क्या है यहाँ पर, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्या है, फ्रैंको पर्शियन वॉर, 1872-71 तक। और फ्रैंको मतलब क्या है, आप समझते हैं फ्रांस। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों का आज ये चैप्टर समाप्त होता है, ये यूनिट समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड चैप्टर के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। और उस सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है इसे भी दबाइएगा, ताकि हमारा नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।